रहा हूं क्योंकि जो हमारी माइशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि ये जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती, और उनका जो 64.5% का मतलब कि ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरून मुल्क लोग अब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं वो अगर हम वापस नहीं कर सकते, और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है, और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज ये होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रुपए नीचे गिरना यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा, और किधर जाके रुकता है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो, ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाज़ेह हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी, और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है, तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की माइशत के हालात क्या है। तो वो इस गवर्नमेंट है, हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया की है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर।
पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड था ये, तो वो टारगेट से उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री जो रोजगार देती है, असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं, और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि माइशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें ये कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसाक डार को। उसने आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा, उसके बाद वो गुम ही हो गया। और ये जो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मतलब दुनिया पाकिस्तान क्या देख रही है, हम नहीं क्या कैसे कह रहे। मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं, और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए, और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई। इनको वापस मुसल्लत किया, और मैंने तब कहा कि इनसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। और मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता, तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा। और मैंने तब ये कहा था, जब इन्होंने कहा कि इसको गद्दार, मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ, कि ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा।
اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے، میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے وہ. اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو. اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں، یہ جب سے چوروں پر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں، کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے. میں پرائم منسٹر تھا 30.5 سال، میرے تو بچے باہر تھے. میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا، حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں، ہمارا ملک غریب ہے، ہم مقروض ہیں، میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں، اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی. اپنے ملک کو کرونا سے نکالا، اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنے غریبوں کو بچایا، وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا. اور کرونا سے نکالا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی معیشت اٹھائی. جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ، یہ جو 6% گروتھ ریٹ، تیسرے سال میں 5.7 اور چوتھے سال میں 6%. یہ 17 سال کے بعد ہوا. ہمارے زراعت نے 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی. ہماری انڈسٹری نے تو 50 سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی. تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یا مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے. جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگرز، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کیے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی. یہاں ہوا ہی کچھ نہیں. اور ان کے پچھلے نون لیگ کے 5 سال میں وہی کہ وہی ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا ماضی میں یہی تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ان کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے. ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی کے 2 سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے. اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب ہے، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی. 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے چوتھے سال میں $5 ارب سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی $5 ارب آنے تھے. اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے جو ڈالر کم ہو جاتے وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके कैंसिल कर दिया। और दूसरा, जो हमारी कोशिश रावी सिटी की थी, वो बदकिस्मती से 11 महीने स्टे ऑर्डर पे रह गया। पैसे लोग बाहर से इन्वेस्टर तैयार बैठे हुए थे, वो सब कुछ रुक गया। तो हमारी कोशिश ये थी कि डॉलर गैप जो हमारा है, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये 2 शहर बना के, टूरिज्म करके, और फिर अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको कोशिश इंसेंटिव दें कि वो पैसा अपना भेजें। तो अब मैं जो आखिर में ये माइशत के ऊपर बात, फिर मैं 2 और आपसे बातें करनी है। देखिए, जिधर आज हम खड़े हैं, ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था, हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन मुझे जो खतरा 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं, हमारे मुल्क को खतरा है आज। और ये जो आज 64.5% पे पाकिस्तान की रिस्क हो गई कि यानी हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और उसकी चांस 64.5% पे आ गई। इसका मतलब कि अगर हम अब इस तरफ जिस तरफ अब निकल गए हैं, पैसा बाहर से अब आना नहीं है। हमारे पास जो आमदनी थी, एक्सपोर्ट्स भी कम होती जा रही है, रेमिटेंसेस भी, जिससे डॉलर आते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी। तो अब हम ये क्या करेंगे? अब इनके पास क्या हाल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं। हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ, क्या मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की, वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं। मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया, तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं। ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है। मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतजाम पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी।
मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलविस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम 3 लोग हैं वो तो, और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है।